नमस्कार। आज के एपिसोड में हम लोग ओकिनावा गोजोरियू के इतिहास के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। अ, भविष्य की आगे बढ़ाने के लिए अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, वो अपने भविष्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इतिहास ही भविष्य बनाने की पहला पायदान होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गोजोरियू प्रैक्टिशनर को ओकिनावन गोजोरियू का इतिहास क्या वो जानकारी रखें। बहुत सी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो इंग्लिश माध्यम से हैं। और लगभग हमारे जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की आबादी लगभग 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। और क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा अभ्यास करने वाला अगर कोई स्पोर्ट्स है तो कराटे है। और उसमें लगभग 50 करोड़ तक लोग जो है, मेरे हिसाब से जो है कराटे प्रैक्टिस करने वाले हिंदी भाषी लोग हैं। और हिंदी में बहुत से कम इतिहास कराटे का और ज्ञानवर्धक चीज़ें अवेलेबल है। वीडियो बनाने का मकसद हमारा ज्ञान बाँटना है। मैं एक बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैं कहने का मेरा मतलब ये है, जिसके पास में जो भी ज्ञान है, वो लोगों को पहुँचाए, अपने आने वाले समय को, जनरेशन को, पीढ़ी को बताए। अगर उनको हम नहीं बताएँगे और बाद में हम खाली कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहें, गलती हमारी है। जब भी हम अपने बच्चों को सांस्कारिक बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन हम खुद ही संस्कार में नहीं बंधे रहते हैं, हम नहीं सुबह उठेंगे, नहीं पूजा पाठ करेंगे, बच्चे जैसा देखेंगे वैसा हमको फॉलो करेंगे। इसलिए हर एक स्पेशली टीचर का, गोजोरियू टीचर का एक दायित्व बनता है कि वो अपने स्टूडेंटों को गोजोरियू के इतिहास के बारे में बताए। और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी-छोटी बातों को आप कंपाइल करके रखते जाएँगे और धीरे-धीरे वो एक रूप ब बन जाता है। मैंने कुछ साल पहले, जब भी मैं सिक्योरिटी प्रोफ़ेशन में था और अभी भी हूँ, तो हम जब सिक्योरिटी टीम को ब्रीफिंग करते थे, तो वो ब्रीफिंग को लिखते थे और लिख-लिख करके उसको रखते गए और एक दिन वो एक बुक का रूप ले लिया। और ये बुक जो है, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि बहुत से लोगों को, सिक्योरिटी प्रोफेशन में आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना और बहुत से लोगों को इसका फायदा मिला और बहुत से सिक्योरिटी एजेंसियां इस बुक को अपने सिलेबस में भी रखती हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी आपके पास ज्ञान है वो अपने स्टूडेंटों तक पहुंचाइए। बस केवल 5 टेक्निक आप खाली प्रैक्टिस करके गिजामी सुगी, चोकू सुगी, मवासी गिरी, उरा मवासी, आसी बराय और चुकू सुगी मार करके आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन कराटे इतने से ही नहीं लिमिटेड है, कराटे इससे आगे है, जीवन के लिए चीजें हैं उसके अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है उस चीजों को समझें और नई जनरेशन को बताने की कोशिश करें। तो गोजिरयू का इतिहास बात करने, संक्षिप्त में हम बात करेंगे इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा जो लोगों से ताल्लुकात रहता है, भारत के अंदर मार्शल आर्टिस्ट जो भी हैं, कराटे वाले जो प्रैक्टिस करते हैं, वो मैक्सिमम वो आईजीकेएफ के ही लोग हैं या गोजुरयू के ही लोग हैं, वो जो कि छोड़ के गए स्पोर्ट्स कराटे में और अलग अलग जगह पर जा गए हैं। और लेकिन आज भी वो हमसे, हमारा उनके साथ में अच्छा तालमेल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गोजुरयू के इतिहास के बारे में हम बात करें। आगे चल करके हम एक कराटे के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और हमारी बुक भी पब्लिश हो जाएगी दिसंबर तक। उसमें हमने भारतीय कराटे और कराटे का, विश्व कराटे के बारे में मैंने लिखा है, वो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो अगर गोजुरयू के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो 2 जगह और 3 लोग, यानी टोटल 5 लोगों के बारे में आपको जानकारी अवश्य रखना चाहिए। पहला जो है ओकिनावा, जो कि मदरलैंड ऑफ कराटे बोला जाता है। दूसरा जो जगह है उसका नाम है फुजाओ। ये 2 जगह, ओकिनावा और फुजाओ के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए कि क्या है। और 3 लोग जो है, मास्टर रिर्युको, कानरyu हिगोना और चोगुन मियागी। ये गोजिरयू के इतिहास के 5 पिलर हैं, 2 जगह और 3 आदमी, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ओकिनावा मदरलैंड है कराटे का, ऐसा बोला जाता है। वहां पर जब भी आप जाएंगे, अगर आप नहीं गए और कराटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा आप ओकिनावा जरूर जाएं। और अब आजकल तो ऑल निप्पन एयरवेज
जब टाइम टाइम पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में एयर टिकट दे रही है। रिटर्न टिकट 40,000 से नीचे हो जा रहा है। जब हम लोग जाते थे, मैं पहला ट्रिप किया था 2004 में, इसके बाद हर साल जाने लगा। तो इंडिया से कोई, स्पेशली मुंबई से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, हमें जाना पड़ता था बैंकॉक या कुआलालंपुर हो करके जाना पड़ता था, या हांगकांग हो करके जाना पड़ता था नाहक। लेकिन अभी आप रात को यहाँ पर 8 बजे बैठेंगे और एयरवेज से सुबह 8 बजे आपको नरीता पहुंचा देती है। नरीता से आप हनेदा जाइए, हनेदा से आप नहा चले जाएंगे। तो आजकल बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। तो इसलिए आपको मैं इनकरेज करूंगा कि अगर आप कराटे प्रैक्टिशनर हैं और रियल मार्शल आर्ट आप जानना चाहते हैं, तो थोड़ा आप ओकिनावा एक बार घूम करके आइए, वहां के लोगों से मिलिए और आपको समझ में आएगा। ओकिनावा जो जगह है वो जापान का 5वां सबसे बड़ा आइलैंड है, प्रायद्वीप है। क्यूशू रीजन का, जापान के क्यूशू रीजन का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसलिए ओकिनावा अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा जगह नहीं है, और छोटे 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 आइलैंड में है। वहां पर के जो मेन जो ओकिनावा जो प्रोफेक्चर है, उसमें 3 पार्ट है, जिसको बोलते हैं नाहा, सूरी और तुम्हारी। 3 रीजन है। नाहा अभी आजकल, या पहले कैपिटल हुआ करता था, उसके पहले सूरी कैपिटल होता था, लेकिन नाहा आजकल ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, और वहाँ की सिविलाइजेशन लोग ज़्यादा हैं, और एक मेन सिटी वहाँ पर है। ओकिनावा करंटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यूएसए की मरीन बेस है वहाँ पर, और यूएस आर्मी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ओकिनावा, जहाँ से उन्होंने बहुत से वार के अंदर ओकिनावा को यूज किया है। अगर आपको याद होगा, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ओकिनावा में लगभग 82 डेज का बैटल ऑफ ओकिनावा हुआ था। जब जापान और अमेरिका का वार हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा वार हुआ था ओकिनावा में। इस बार जब भी मैं गया था, तो दान अंतोसान सेंसाई, जो कि मेबुकान गोजिरyu के एक सीनियर प्रैक्टिशनर हैं, वो वहाँ पर एक टूरिज्म का भी काम करते हैं। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों को भी लेके जाएं, तो मेरे जो आइकिडो की टीम गई थी, तो हमको लेकर के गए थे घुमाने के लिए, बैटल ऑफ ओकिनावा के प्लेसेस दिखाए, और दिन भर देख करके तबीयत खुश हो गया। मैं कितनी बार ओकिनावा गया, लेकिन बस कराटे कराटे करता था, बुदो सोई अटेंड करना, चीफ इंस्ट्रक्टर गास्कू अटेंड करना, थोड़ा बहुत इधर घूमना, और घूम करके हम चले आते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी फैमिली और आइकिडो के टीम के साथ में गया था, तो हमारे पास में वहाँ पर घूमने का टाइम मिला। प्रैक्टिस नहीं किए, खाली घूमना था, इसलिए हमने वहाँ पर ओकिनावा में घूमा और उस ग्राउंड को मैंने देखा। सितंबर 2 को 1945 को इंपीरियल आर्मी ने सरेंडर कर दिया। जब इंपीरियल आर्मी सरेंडर कर दिया, तो पूरा जापान 1945 से लेकर 52 तक अमेरिकन इस्टेब्लिश के अंडर था। और बाद में उन जापान गवर्नमेंट बनी, उसका अलग इतिहास में उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी ओकिनावा के कुछ एरिया को आज भी अमेरिकन गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना करके वहां पर रखी है। ओकिनावा बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर जाना चाहिए। आप वहाँ पर समझेंगे, देखेंगे, और बहुत से अच्छे अच्छे वहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट आपको मिलेंगे, जो कि अलग अलग स्टाइल के भी हैं वहाँ पर। यू कैन से दैट, जैसे हम हरिद्वार ऋषिकेश में योगा के जगह जगह पर अच्छे अच्छे योगा टीचर हैं, उसी तरह से ओकिनावा में आपको अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे। आप उनसे मिलिए, जा करके रखिए। ओकिनावा में एक बहुत अच्छा एक्वेरियम भी है, जिसको ओकिनावा चुरामी एक्वेरियम बोलते हैं। देखने लायक जगह है, कभी भी आप जाइएगा ओकिनावा तो आप जा करके देखिए। तो बैक टू अवर मार्शल पर्सपेक्टिव्स, ओकिनावन जो था उसकी अच्छी हिस्ट्री है। जब भी आप जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना से लोग आकर के वहाँ पर रुके, और फिर इसके बाद में कैसे आगे डेवलपमेंट हुआ। अब उसके वो अलग कहानी है, और मैं खाली अपने को लिमिट रखूंगा गोजिरyu हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आज जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो बूडो फॉर्म में, कराटे डू फॉर्म में, पहले जो था बुजुत्सु फॉर्म में था, जो कि ओकिनावन लोग जो प्रैक्टिस करते थे लाइफ प्रोटेक्शन के लिए प्रैक्टिस करते थे, और जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं लाइफ परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। कराटे जुत्सु के बदले में कराटे डू हो गया। तो ओकिनावा एक एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और वहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं।
आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप धरती के किसी ऐसे जगह पर आए हैं जहां पर इतने सज्जन लोग हैं। तो दूसरा प्लेस है फुजाओ। फुजाओ जो है जो फ्यूजियन स्टेट है, रिपब्लिकन पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम चीन कहते हैं, उस फ्यूजियन सिटी का एक कैपिटल है फुजाओ। फुजाओ से ओकिनावा का बहुत ट्रेड होता था और मीन्स बिजनेस व्यापार होता था, इसलिए जापानीज जो है मोस्टली ओकिनावन वहां पर आते जाते रहते थे। ओकिनावा का पुराना नाम था रियुक्यू किंगडम, रियुक्यू बोलते हैं उसको, और वहां पर उसको शाब्दिक भाषा में बोलते हैं कि वेट रोप, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो जैसे भीगा हुआ रस्सा डाल दिया गया है वैसा उसको है, तो उसको रियुक्यू किंगडम बोलते हैं। और मेरे ख्याल से 1879 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1879 में जापान गवर्नमेंट जो थी, मेजी गवर्नमेंट, उन्होंने रियुक्यू किंगडम को जीत लिया, हटा दिया। जो रियुक्यू किंगडम सूरी जो एम्पायर हुआ करता था, सूरी एम्पायर के जो किंग थे उनको रिलोकेट कर दिया, टोक्यो चले गए और या तो कुछ लोग कोरिया चले गए। तो 1879 में ये जो ओकिनावा जो था वो जापान के अंदर आ गया। तो तब से जापान और के माता तो ओकिनावा आकर के फुजाओ जो है, फुजाओ के साथ वो लोग ट्रेड बिजनेस करते थे। तो ये तो रह गया दो प्लेस की बात, जगह की बात। एक शख्स और आते हैं मास्टर रिजुको। और मास्टर रिजुको के बारे में ज्यादा तो जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी मैंने पढ़ा है या विकिपीडिया या नेट के ऊपर जो रिसर्च किया, या एक बुक है हिस्ट्री एंड स्टोरीज ऑफ गोजिरयू, इन्होंने लिखा है फिलिप कोंजोकावा। अच्छी बुक है, कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा, और इससे आपको गोजिरयू के बारे में बहुत से इंफॉर्मेशन मिलेंगे। जब भी मैं लकली जो कराटे के, मैं बुबुशी के जो ट्रांसलेटर है उनकी 2-3 पब्लिकेशन मेरे पास अवेलेबल है, द बाइबल ऑफ कराटे बुबुशी पैट्रिक मकार्थी। तो ये जो इनसे भी जो बात किया, तो जो जब इन लोगों से बात करते वक्त मेरे को ज़्यादा तो मास्टर रुजुको के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपको अगर जानकारी मिलेगी तो हमें भी शेयर करिएगा और लोगों को बारे में भी बताइएगा। तीसरे शख्स है कानरियो हिगोना। कानरियो हिगोना सेंसेई इज बहुत ही इंटरेस्टेड है गोजिरयू के लिए, क्योंकि अगर बोला जाए जैसे महाभारत में तातश्री भीष्म पितामह हुआ करते थे, उसी तरह गोजिरयू के अगर कोई तातश्री है तो कानरियो हिगोना है। जो फाउंडर तो चोगुन मियागी बोले जाते हैं, लेकिन तातश्री कानरियो हिगोना है, क्योंकि कानरियो हिगोना ही ऐसा शख्स है जिससे जो कि चोगुन मियागी को उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो चोगुन मियागी के गुरु हुआ करते थे कानरियो हिगोना। कानरियो हिगोना 10 मार्च 1853 को नाहा में पैदा हुए थे, और उनका पारिवारिक बिजनेस लकड़ी का बिजनेस हुआ करता था। और वहाँ पर कहा जाता है ऐसा कि सत्यता क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है ऐसा कि उनका कुछ लोगों, उनके पिता जो थे, उनका कुछ पिताजी के साथ कुछ लोगों का मारा मारी हो गया, कुछ झगड़ा हो गया और उसमें उनकी हत्या हो गई। तो कानरियो हिगोना ने अपने पिता के हत्या का बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट सीखना खोजना शुरू किया, और मार्शल आर्ट उन्होंने सीखने की कोशिश किया कि मेरे को स्ट्रांग बन करके उनसे बदला लेने का है। बहुत बड़े व्यवसाय वाले नहीं थे, बहुत धनी आदमी नहीं थे, लेकिन फिर भी मीडियम क्लास के ये थे। वहां पर उन्होंने एक जो रियुक्यू किंगडम था वहां पर एक आरागाकी सैशो करके एक शख्स हुआ करते थे, जो मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर थे। जो अगर आपको जब भी आप सुने होंगे कि बोधिधर्मा ने जो शाओलिन टेम्पल को सिखाया था, उन्होंने अरहत बॉक्सिंग बोलते हैं जिसको, लोहान पिनान बोलते हैं, तो उसके वो प्रैक्टिशनर हुआ करते थे। तो बचपन में ही जैसे कि वो 1853 में पैदा ही हुए थे, तो लगभग 1867 में 14-15 साल की एज में उन्होंने आरागाकी सैसो के संबंध में आए, और आरागाकी सैसो ने उनको मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। आरागाकी सैसो जापानीज बहुत अच्छी बोलते थे, और रियुक्यू
किंगडम के ट्रांसलेटर थे, वो चाइनीज और जापानीज को वो राज्यसभा में जो राजा थे उनके लिए वो ट्रांसलेटर का काम करते थे। जैसे हिंदी में कहावत है कि एक लड़वैया को और पढ़वैया को एक दाहिने हाथ की जरूरत होती है। उसी तरह से कानरो हिगोना सेंसाई बहुत लकी थे क्योंकि उनको अरागाकी सैसो का साथ मिला। अरागाकी सैसो का बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका योगदान कानरो हिगोना के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने ही सबसे पहले कानरो हिगोना को चाइना लेके गए। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से, क्योंकि वो राजशाही से ताल्लुकात रखते थे। सो कानरो हिगोना सेंसाई 1873 यानी 1873 में पहली बार फुजाओ गए, और 1873 में फुजाओ गए और वो मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश की। तो बहुत से टीचरों से मिले, उनके पास में कोई ऐसा टीचर नहीं मिला कि जिसके हिसाब से जिसको जहां पर उनको संतुष्टि मिली। हुआ ऐसा, कहानी ऐसा है कि 1877 में एक वहां पर बहुत बाढ़ आ गई, एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। तो एक लड़की जो है डूब रही थी, और कानरो हिगोना सेंसाई ने उसको बचाया। और बाद में उनको पता चला कि ये रियुरुको मास्टर की लड़की है, जो कि व्हाइट क्रेन, फ्यूजियन व्हाइट क्रेन के मास्टर हुआ करते थे। रियुरुको, जैसा मैंने बताया, रियुरुको मास्टर रियुरुको उस फैमिली से आते थे जिनको कि उस जमाने में मार्शल आर्ट सीखने का अधिकार होता था। जैसे भारत में क्षत्रियों को मार्शल आर्ट सीखने का अधिकार होता था, उसी तरह से वहां पर था। लेकिन वहां की जो राजशाही ऐसा परिवर्तित हो गया कि मास्टर रियुरुको को छुप करके रहना पड़ता था, और वो बोलते हैं लोग कि बढ़ईगिरी यानी क्राफ्ट्समैन का काम करते थे। वो बाम्बू का काम करके डाली बिली बनाना और बास्केट बनाना, ऐसा बताते हैं लोग कि ऐसा वो उनका काम था। लेकिन सबको मालूम था कि वो बहुत बड़े मास्टर हैं। तो मास्टर जो कानरो हिगोना सेंसाई जब भी मास्टर रोड्रिगो के पास गए और उन्होंने जान बचाई थी, तो उनसे उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपके पास में आपसे मैं आप सीखना चाहता हूं मैं। और मास्टर रोड्रिगो ने उनकी बात मानी, और जैसा आप जानते हैं कि कानरो हिगोना उनके पास से सीखे। इधर 1879 में जब जापान ने का आधिपत्य हो गया ओकिनावा में, तो उसके बाद कानरो हिगोना सेंसाई फिर वापस ओकिनावा आए। 1877 78 के 1882 में 1882 में वो वहां पर वापस आए। 1877 में उनसे मिले ही थे, रियुरुको के अंदर में उन्होंने प्रैक्टिस किया, और 1882 में वो फिर से वापस आए। जब वापस आए तो वो बताया जाता है, ऐसी एक कहानी है कि वो अपने पिता के बदला लेने के लिए गए थे। जब वापस आए तो वहां के जो उनके जो पिताजी को जो मारे थे उन्होंने, जो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो उनको मालूम पड़ा कि ये सीख करके आया वहां से और हम लोगों को मार देगा। तो वो लोग आ गए और कानरो हिगोना को अपने गुरु की जो प्रतिज्ञा जो दिलाई थी कि तुम ये आर्ट को बदला लेने के लिए कभी यूज नहीं करोगे। उनको मालूम पड़ा था कि वहां पर ऐसा इनके साथ में हुआ था। तो बदला न लेने वाली जो कसम थी उसको कानरो हिगोना को बताए कि आपके गुरु ने आपको बताया है, कसम दिलाया है कि आप बदला नहीं लेंगे। तो जो हो गया था उस समय हम लोगों का आपस में गर्मी गर्मा में जो हो गया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके बाद में कानरो हिगोना सेंसाई उस माइंड सेट से बाहर निकले और अपने बिजनेस में लग गए, और फैमिली बिजनेस जो था वो बिजनेस करने लगे, और इसके बाद में वहां पर मार्शल आर्ट की क्लास डाल दिए। तो जैसा आप सब लोग को विदित ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि ओकिनावा में जो 3 सेक्टर हुआ करते थे, नाहा, सूरी और तोमारी, 3 रीजन होता था। तो वहां पर जो भी मास्टर जो क्लास चलाता था उसको नहाते बोलते थे, सुरीते बोलते थे, तुम्हारीते बोलते थे कि यह नाहा का आर्ट है, सुरी का आर्ट है, तुम्हारी का आर्ट है। फिर वहां पर जब वो वापस आने के बाद में अच्छे ढंग से अपना सेटल हो गए, और चोगुन मियागी सेंसाई बाद में उनको ज्वाइन किए। और तब लेकिन तब तक 1905 में वो ऑफिशियली नाहा कमर्शियल हाई स्कूल में क्लासेस खोल दिए। तो अभी नाम तो लेना ही चाहिए, मेरे को नहीं लगता है कि कोई बुरा मानेगा। मोरियो हिगोना सेंसाई जब भी हम लोग से बात करते थे, किए थे बुदोसाई में या सीआईजी में, तो वो बताते थे
कि कांड्रो इगोना सेंसाई उस समय जब भी था, उनके रिसर्च के हिसाब से वो 2 तरह से मार्शल आर्ट को, कराटे को सिखाते थे। जब वो नाहा कमर्शियल स्कूल में बच्चों को चरित्र निर्माण के बारे में ज़्यादा करते थे, और जो उनका पर्सनल क्लासेस चलता था वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए थे, इक्के निसासु वाले प्रिंसिपल पर सिखाते थे। तो उनका गो और जू शाफ्ट वहाँ से ही शुरू हो गया था सिखाने का, बच्चों के लिए अलग से तरह से सिखाना, और उनका मैक्सिमम जो जो ट्रेनिंग होती थी बहुत हार्डवे होता था। ये तो रहा कांड्रो हिगोना सेंसाई के बारे में। उनका दिसंबर 1916 में 63 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया, और इसके बाद में चोगुन मियागी सेंसाई उस डोजो को, जहाँ पर वो सिखाते थे, उस डोजो को बढ़ाने लगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट चोगुन मियागी सेंसाई। चोगुन मियागी सेंसाई का जन्म अप्रैल 25, 1888 को हुआ था, और उनका देहावसान अक्टूबर 8, 1953, 65 ईयर्स के एज में हुआ। चोगुन मियागी सेंसाई एक धन्नाढ़ परिवार से आते थे, और जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी आर्ट को सीखना है, अगर आपको पहलवान बनने का है तो कोई लड़वैया को दाहिना हाथ चाहिए, पढ़वैया को दाहिना हाथ चाहिए। तो उसी तरह से वो बड़े नसीब वाले थे कि वो धन्नाढ़ परिवार से थे, और उन्होंने शौक बस कांड्रो हिगोना सेंसाई को डायरेक्ट तो नहीं ज्वाइन किया। पहले वो जो है रिको अरागाकी, सेंसाई रिको अरागाकी के अंडर में वो प्रैक्टिस करते थे। रिको अरागाकी सेंसाई लकली सुची अरागाकी सेंसाई के ग्रैंडफादर हुआ करते थे। एक बार की बात है, हम लोग जब भी बात करते थे सुची अरागाकी सेंसाई और अनिची मियागी सेंसाई बुदोसाई के लास्ट दिन में, जब ये डेमोन्स्ट्रेशन होता था, तो अरागाकी सेंसाई, अनिची मियागी सेंसाई, हिगोना सेंसाई पैनल पर बैठते थे, और हम लोग स्टेडियम के अंदर बुदोकान में बैठते थे, और वो लोग अपनी अपनी स्टोरी बताते थे कि चोगुन मियागी सेंसाई के साथ में वो लोगों का कैसे रहा, कैसे ट्रेनिंग किया। तो उसमें वो बताते थे कि जब भी अरागाकी सेंसाई गए थे, यानी सुची अरागाकी सेंसाई जब भी चोगुन मियागी सेंसाई के पास गए थे सीखने के लिए, तो वो किसी को लेते नहीं थे। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि ये जो है रिको अरागाकी सेंसाई के ग्रैंडसन है, इसलिए उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया था एज ए स्टूडेंट। 11 साल के एज में ही चोगुन मियागी सेंसाई रिको अरागाकी सेंसाई के अंडर में प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर इसके बाद अरागाकी सेंसाई ने ही 2-3 साल के बाद, यानी 14 साल के एज में उनको रिफर किया कि आप कांड्रो हिगोना सेंसाई के पास में जाइए। देखिए जापान की कितनी खूबसूरती है कि एक मास्टर जब वो अपने स्टूडेंट के टैलेंट को देखता है, तो वो दूसरे के यहाँ पर भेजता है। हमारे टीचर सेंसाई परवेज मिस्त्री जब अपने सुजुकी सेंसाई के अंडर में प्रैक्टिस करते थे क्योतो में, और वो जूडो सीखते थे, बाद में कराटे सीखते थे, सेबुकान उनकी स्टाइल हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ही उनको हिगोना सेंसाई के पास रेफर किया। तो ऐसा ब्यूटी है कि जब लोग समझते हैं कि हमारा स्टूडेंट कैसा है, और उसके हिसाब से उसको आगे रिफर करते हैं। आज के समय में ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे टीचर के पास में जाना भी चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो टीचर ही रोक देगा उसको, उसको पास में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो सोच है वो धीरे धीरे वो बदलती गई और संकुचित होती गई, और हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। चोगुन मियागी सेंसाई कांड्रो हिगोना सेंसाई के पास में उनके मरते दम तक उनके स्टूडेंट रहे। 1916 में वो तो चले गए कांड्रो हिगोना सेंसाई, लेकिन उनके एक साल पहले ही 1915 में, सन 1915 में चोगुन मियागी सेंसाई अपने एक मित्र गोकेंकी के साथ में अपने टीचर के टीचर को खोजने के लिए फुजाओ आए, और उन्होंने साल भर उन लोगों ने बहुत से टीचरों के पास मिला। जैसा मैंने बोला, रिरुको सेंसाई के मास्टर रिरुको के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या थे। कोई बोलता है अलग अलग 2 नाम है, कोई जिन क्या कैसे, मैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाता हूँ उसको। तो कोई बोलते हैं कि वो थे, कोई बोलता नहीं था, क्योंकि जब भी वो वहाँ पर गए थे चोगुन मियागी सेंसाई, तो उनको पता चला कि रिरुको सेंसाई की कब्र है, वहाँ पर जाकर उन्होंने फूल माला और श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
तो इस तरह से रिरु को ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं रही। 1915 में गए, घूमे, 1 साल तक रहे वहाँ पर, फिर वापस जब भी आए तब तक सेंसाई कानरे ओगुना सेंसाई का देहावसान हो गया था। तो फिर उन्होंने 1917 में फिर वो एक बार फिर गए अच्छा ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। और 1917 में जाने के बाद में जब फिर वापस आए, और तो उन्होंने आने के बाद में तेंसो काता को सिखाना शुरू किया, वो ऐड के काता तेंसो। चोगुन मियागी सेंसाई गोजी रियू में जो कांट्रियो हिगोना सेंसाई जो सीखे थे, उसमें 3 काता उन्होंने डाला, एक गिक्सादाई इच, गिक्सादाई नी और तेंसो। बाकी जो उन्होंने सीखा था कांट्रियो हिगोना सेंसाई से, वही आज तक लोग फॉलो करते आ रहे हैं। आगे चल करके बहुत से लोगों ने अलग अलग काता उसमें ऐड किया, लेकिन लगभग जो है 12 काता हमारे गोजिरु में है, ओकिनावन बेस गोजिरु में। उसमें भी 3 काता जो कि जैसा मैंने बोला चोगुन मियागी सेंसाई ने बनाया, गिक्सादाइच, गिक्सादाइनी और तेंसो। गिक्सादाइच, गिक्सादाइनी क्यों बनाया, उसको हम जब गिक्सादाइच कभी कवर करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। उसकी भी बहुत एक खूबसूरत कहानी है, जिसके वजह से उसको उस काते को चोगुन मियागी सेंसाई ने बनाया। सो गोजिरयू नाम कैसे पड़ा? 1929 1929 में ऑल जापान मार्शल आर्ट डेमो हुआ किंग के सामने क्योतो में। ऑल जापान मार्शल आर्ट डेमो वहां पर किया गया। किसी कारणवश चोगुन मियागी सेंसाई उस डेमो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उन्होंने अपने सबसे प्यारे स्टूडेंट, जो कि लकी बोला जाता है कि वही गोजुर्यू के सक्सेसर भी बनते थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका देहावसान हो गया, जिनान सिंजातो जिनान सेंसाई, जिनान सिंजातो या सिंजातो जिनान सेंसाई को पार्टिसिपेट करने को भेजा। जिनान सिंजातो सेंसाई के जो वहां पर इन्होंने डेमो दिया, वहां के लोग बहुत खुश हुए, और डेमो खत्म होने के बाद उनसे पूछा गया कि आप जो है कौन सा स्टाइल सीखते हैं। तो उनको बहुत धर्म संकट हो गया, क्योंकि नहा के हर एक स्टाइल को नहाते बोला जाता था। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि हमारे स्टाइल का नाम है हंकोरियो। एक्चुअली गोजुर्यू वहां से धीरे धीरे गोजुर्यू का नामकरण होना शुरू हुआ। उन्होंने बोला हंकोरियो। हंकोरियो मतलब हाफ हार्ड स्टाइल, और उन्होंने बोल के तो चलाया। और आने के बाद में फिर सेंसाई चोगुन मियागी को उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस आपकी स्टाइल का नाम क्या है, तो क्या नाम रखा जाए। चोगुन मियागी सेंसाई को भी अच्छा लगा इस बात को, और उन्होंने सोचा कि भाई इसका तो नामकरण करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सोच समझने के बाद लगभग 1930 में हक्को केम्पो बुबुसी, जो ये चाइनीज बुक जो है बुबुसी, इसका आथर कौन है कोई जानता नहीं है, लेकिन इसका जापानीज ट्रांसलेशन सेंसाई कैनवा माबुनी ने किया था, और इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंसाई पैट्रिक मकार्थी ने किया था। अभी आप कभी भी ओकिनावा जाएंगे तो सेंसाई पैट्रिक मकार्थी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मार्शल आर्ट के रिसर्चर हैं, और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। मैं आप बोलूँगा कि आप उनसे एक बार ज़रूर मिलिएगा, अगर वो अनुमति देते हैं मिलने के लिए। तो बहुत व्यस्त रहते हैं, दुनिया भर के लोग उनके पास में जाते हैं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया, कि जब भी वहाँ पर हम गए थे मिलने के लिए, तो अपना टाइम दिया, भरपूर टाइम दिया। और हमारी एक स्टूडेंट है, उसको उन्होंने अपना खुद का बुक निकाल करके ऑटोग्राफ दे करके उनको दिया, और हमारे बुक पर भी उन्होंने, जो मैं लेके गया था उनको दिखाने के लिए, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था। तो बुबुसी का जो एक्चुअली कहा जाए तो बुबुसी ही गोजिरयू की मेन प्रेरणा रही है। वहां पर जो बुबुसी में एक हंको केम्पो, यानी कि वहां पर उनका जो एक पोएम है, 8 स्ट्रेंजा का पोएम है, उसमें एक पोएम का बोलते हैं ऐसा, होवा गोजुवा दोनतोशु, होवा गोजुवा दोनतोशु, the way of inhaling and exhaling is hardness and softness। वो
जो उस पर सेंसाई चोगुन मियागी ने उससे गोजुर्यू का नाम डाला। इसलिए अगर आप देखोगे गोजुर्यू का बेस ही ब्रीदिंग है, क्योंकि उन्होंने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग को ही मेन डाला, और गोजुर्यू का जो मेन बेस है वो ब्रीदिंग है। इसलिए संचिन है तेंसो ही पूरा बेस है गोजिर्यू को अगर समझना है और काता को समझना है तो संचिन और तेंसो को समझना शुरू कर दो आप, आपका काता सुधर जाएगा। 1933 में गोजू को बूदो के रूप में जापान दाई निप्पोन बुतोकोकाई ने एफिलेट किया। सो ये जो है 1933 से गोजुर्यू का फुल स्विंग से आगे बढ़ा, और ये गोजुर्यू का इतिहास है। आगे चल करके बहुत से भाग में गोजुर्यू बढ़ गया, जो चोगुन मियागी सेंसाई का कोई सक्सेसर नहीं था, उन्होंने बनाया था, तो उसकी अलग कहानी है। अगर कभी टाइम परमिट करेगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपने आप को कन्फाइंड करेंगे गोजुर्यू तक का, कि गोजुर्यू का नाम कैसे पड़ा। और गोजुर्यू जो है हार्ड एंड सॉफ्ट जो है, उसका मतलब है हार्ड एंड सॉफ्ट। जैसे मैंने बोला कि ब्रीदिंग जो है कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। और हार्ड एंड सॉफ्ट का मतलब ये है कि हम एनर्जी के साथ प्ले करते हैं। एनर्जी जो इस धरती पर यानी इस विश्व में जो एनर्जी, प्राकृतिक एनर्जी 3 तरह से है, जो कि एनर्जी है आग, पानी और हवा। तीनों का कोई रूप नहीं है, लेकिन सॉफ्ट है। लेकिन जब वो अटैक करते हैं तो विध्वंस कर देती है। उसी तरह से जब एनर्जी, जब आप हार्ड रूप में करते हो और सॉफ्ट रूप में करते हो, कैसे ही उसको यूज करते हो, वो बहुत जरूरी है। मुझे जब मैंने आइकिडो सीखना शुरू किया तो मुझे इस बारे में ज़्यादा समझ में आने लगा। आइकिडो ने मेरे को बहुत सप्लीमेंट किया गोजुर्यू समझने के लिए। यहाँ पर आइकिडो, आइकी है यानी हार्मोनाइजिंग एनर्जी। वहां पर हम क्या करते हैं, की आई करते हैं, की आई करते हैं। तो मेरा जो समझदारी निकला कि मार्शल आर्ट जो दो तरह से, एक जो है अटैक एंड कंट्रोल, और दूसरा जो है कंट्रोल एंड अटैक। फर्स्ट कंट्रोल एंड देन अटैक, और एक जो है फर्स्ट अटैक एंड देन कंट्रोल। तो गोजुर्यू जो है एनर्जी का खेल है, एक खाली बस कुछ किक और पंच का नहीं है। इसको अगर आप समझेंगे तो एनर्जी ही है जो पूरे विश्व को चलाती है। और एनर्जी को समझने के लिए अगर आप गोजुर्यू समझ गए तो आप गोजुर्यू के मास्टर हो गए। बस इसी शब्दों के साथ मैं आपके गोजू पथ पर आगे बढ़ने की शुभकामना करता हूं। आगे बढ़ते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ नॉलेजवर्धक चीज है तो अपने मित्रों में एक ज्ञान बांटते रहिए, और अगर कुछ है तो हमें भी बताते रहिए, हम जिससे कि हम अपने आप को आगे समझदारी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।